आज हम इस वीडियो में उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद के लोकप्रिय उपन्यास कर्मभूमि के 22वें भाग से परिचित होंगे। लेकिन इससे पहले हम पिछले भाग यानी 21वें भाग के सारांश पर एक नजर डालें। अमरकांत को हरिजनों के इस गांव में रहते हुए 2 महीने हो गए हैं। बच्चों को पढ़ने के लिए उसने गांव में पाठशाला भी खोल रखी है। मुन्नी पवित्र आत्मा से अमरकांत को समर्पण कर चुकी है। अमरकांत भी उसकी ओर आकर्षित है। प्रस्तुत है कर्मभूमि उपन्यास का भाग 22वां। 3 महीने तक अमरकांत ने किसी को खत न लिखा। कहीं बैठने की मोहलत ही न मिली। सकीना का हाल जानने के लिए हृदय तड़प तड़प कर रह जाता था। नैना की भी याद आ जाती थी। बेचारी रो रो कर मरी जाती होगी। बच्चे का हंसता हुआ फूल सा मुखड़ा याद आता रहता था। पर कहीं अपना पता ठिकाना हो तब तो खत लिखे। एक जगह तो रहना नहीं होता था। यहाँ आने के कई दिन बाद उसने 3 खत लिखे, सकीना, सलीम और नैना के नाम। सकीना का पत्र सलीम के लिफाफे में ही बंद कर दिया था। आज जवाब आ गया है। डाकिया अभी दे गया है। अमर गंगा तट पर एकांत में जाकर इन पत्रों को पढ़ रहा है। वो नहीं चाहता बीच में कोई बाधा हो। लड़के आकर पूछे, किसका खत है? नैना लिखती है, भला आपको इतने दिनों के बाद मेरी याद तो आई। मैं आपको इतना कठोर ना समझती थी। आपके बिना इस घर में कैसे रहती हूँ इसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। क्योंकि आप है और मैं 4.5 महीने और आपका एक पत्र नहीं, कुछ खबर नहीं। आंखों से कितना आंसू निकल गया कह नहीं सकती। रोने के सिवा आपने और काम ही क्या छोड़ा। आपके बिना मेरा जीवन इतना सूना हो जाएगा मुझे यह ना मालूम था। आपके इतने दिनों की चुप्पी का कारण मैं समझती हूँ, पर वो आपका भ्रम है भैया। आप मेरे भाई हैं, मेरे बीरन हैं। राजा हो तो मेरे भाई है, रंक हो तो मेरे भाई है। संसार आप पर हंसे, सारे देश में आपकी निंदा हो, पर आप मेरे भाई हैं। आज आप मुसलमान या ईसाई हो जाए तो क्या आप मेरे भाई ना रहेंगे? जो नाता भगवान ने जोड़ दिया है क्या उसे आप तोड़ सकते हैं? इतना बलवान मैं आपको नहीं समझती। इससे भी प्यारा और कोई नाता संसार में है मैं नहीं समझती। माँ में केवल वात्सल्य है, बहन में क्या है नहीं कह सकती, पर वो वात्सल्य से कोमल अवश्य है। माँ अपराध का दंड भी देती है, बहन क्षमा का रूप है। भाई न्याय करे अन्याय करे, डांटे या प्यार करे, मान करे अपमान करे, बहन के पास क्षमा के सिवा और कुछ नहीं है। वो केवल उसके स्नेह की भूखी है। जब से आप गए हैं किताबों की ओर ताकने की इच्छा नहीं होती। रोना आता है, किसी काम में जी नहीं लगता। चरखा भी पड़ा मेरे नाम को रो रहा है। बस अगर कोई आनंद की वस्तु है तो वो मुन्नू है। वो मेरे गले का हार हो गया है। क्षण भर को भी नहीं छोड़ता। इस वक्त सो गया है तब यह पत्र लिख सकी हूँ, नहीं तो उसके चित्रलिपि में वो पत्र लिखा होता जिसको बड़े बड़े विद्वान भी नहीं समझ सकते। भाभी को उससे अब उतना स्नेह नहीं रहा। आपकी चर्चा वो कभी भूल कर भी नहीं करती। धर्म चर्चा और भक्ति से उन्हें विशेष प्रेम हो गया है। मुझसे भी बहुत कम बोलती है। रेणुका देवी उन्हें लेकर
लखनऊ जाना चाहती थी, पर वहां नहीं गई। एक दिन उनकी गऊ का विवाह था। शहर के हजारों देवताओं का भोज हुआ। हम लोग भी गए थे। यहाँ के गौशाला के लिए उन्होंने 10,000 रुपये दान किए हैं। अब दादाजी का हाल सुनिए। वो आजकल एक ठाकुर द्वारा बनवा रहे हैं। जमीन तो पहले ही ले चुके थे, पत्थर जमा हो रहा है। ठाकुर द्वारे की बुनियाद रखने के लिए राजा साहब को निमंत्रण दिया जाएगा। ना जाने क्यों दादा अब किसी पर क्रोध नहीं करते, यहाँ तक कि जोर से बोलते भी नहीं। दाल में नमक तेज हो जाने पर जो थाली पटक देते थे, अब चाहे कितना ही नमक पड़ जाए बोलते भी नहीं। सुनती हूँ आसामियों पर भी उतनी ही सख्ती नहीं करते। जिस दिन बुनियाद पड़ेगी बहुत से आसामियों का बकाया मुआफ करेंगे। पठान इनको अब 5 की जगह 25 रुपए मिलने लगे हैं। लिखने को तो बहुत सी बातें हैं, पर लिखूंगी नहीं। आप अगर यहाँ आए तो छिपकर आइएगा, क्योंकि लोग झल्लाए हुए हैं। हमारे घर कोई आता जाता नहीं। दूसरा खत सलीम का है। मैंने तो समझा था तुम गंगा जी में डूब मरे और तुम्हारे नाम को प्यास की मदद से 2-3 कतरे आंसू बहा दिए थे, और तुम्हारी रूह की नजात के लिए एक ब्राह्मण को एक कौड़ी खैरात भी कर दी थी। मगर यह मालूम करके रंज हुआ कि अब जिंदा है और मेरा मातम बेकार हुआ। आंसुओं का तो गम नहीं, आंखों को कुछ फायदा ही हुआ, मगर उस कौड़ी का जरूर गम है। भले आदमी कोई 5-5 महीने तक यूं खामोशी अख्तियार करता है। खैरियत यही है कि तुम यहाँ मौजूद नहीं हो। बड़े कौमी खादिम की दुम बने हो। जो आदमी अपने प्यारे दोस्तों से इतनी बेवफाई करे, वो कौम की खिदमत क्या खाक करेगा। खुदा की कसम, रोज तुम्हारी याद आती थी। कॉलेज जाता हूँ, जी नहीं लगता। तुम्हारे साथ कॉलेज की रौनक चली गई। उधर अब्बा जान सिविल सर्विस की रट लगा लगा कर और भी जान लिए लेते हैं। आखिर कभी आओगे भी या काले पानी की सजा भोगते रहोगे। कॉलेज के हाल साविक दस्तूर है। वही ताश है, वही लेक्चरों से भागना है, वही मैच है। हाँ, कॉन्वोकेशन का एड्रेस अच्छा रहा। वाइस चांसलर ने सादा जिंदगी पर जोर दिया। तुम होते तो उस एड्रेस का मजा उठाते। मुझे फीका मालूम होता था। सादा जिंदगी का सबक तो सब देते हैं, पर कोई नमूना बनकर दिखाता नहीं। यह जो अनगिनती लेक्चरर और प्रोफेसर हैं, क्या सबके सब सादा जिंदगी के नमूने हैं? वो तो लिविंग का स्टैंडर्ड ऊंचा कर रहे हैं, तो फिर लड़के भी क्यों ना ऊंचा करे? क्यों ना बहती गंगा में हाथ धोवे? वाइस चांसलर साहब मालूम नहीं सादगी का सबक अपने स्टाफ को क्यों नहीं देते? प्रोफेसर भाटिया के पास 30 जोड़े जूते हैं और बाज 50 रुपये के हैं। खैर, उनकी बात छोड़ो। प्रोफेसर चक्रवर्ती तो बड़े किफायत सर मशहूर है। जोरू ना जानता, अल्लाह मियाँ से नाता। फिर भी जानते हो कितने नौकर है उनके पास? कुल 12। तो भाई, हम लोग तो नौजवान हैं। हमारे दिलों में नया शौक है, नए अरमान है। घर वालों से मांगेंगे, ना देंगे तो लड़ेंगे। दोस्तों से कर्ज लेंगे, दुकानदारों की खुशामद करेंगे, मगर शान से रहेंगे जरूर। वो जहन्नुम जा रहे हैं तो हम भी जहन्नुम जाएंगे, मगर उनके पीछे पीछे। सकीना का हाल कुछ सुनना चाहते हो? मामा को 20 ही बार भेजा, कपड़े भेजे, रुपये भेजे, पर कोई चीज ना ली। मामा कहती है दिन भर में 1 आध चपाती खा ली तो खा ली, नहीं चुपचाप पड़ी रहती है।
दादी से बोलचाल बंद है। कल तुम्हारा खत पाते ही उसके पास भेज दिया था। उसका जवाब जो आया उसकी हूबहू नकल यह है। असली खत उस वक्त देखने को पाओगे जब यहाँ आओगे। बाबूजी, आपको मुझ बदनसीब के कारण यह सजा मिली। इसका मुझे बड़ा रंज है और क्या कहूँ। जीती हूँ और आपको याद करती हूँ। इतना अरमान है कि मरने के पहले एक बार आपको देख लेती, लेकिन इसमें भी आपकी बदनामी है और मैं तो बदनाम हो ही चुकी। कल आपका खत मिला, तब से कितनी बार सौदा उठ चुका है कि आपके पास चली जाऊं। क्या आप नाराज होंगे? मुझे तो यह खौफ नहीं है, मगर दिल को समझाऊंगी और शायद कभी मरूंगी भी नहीं। कुछ देर तो गुस्से के मारे तुम्हारा खत ना खोला, पर कब तक? खत खोला, पढ़ा, रोई, फिर पढ़ा, फिर रोई। रोने में इतना मजा है कि जी नहीं भरता। अब इंतजार की तकलीफ नहीं झेली जाती। खुदा आपको सलामत रखे। देखा, यह खत कितना दर्दनाक है। मेरी आंखों में बहुत कम आंसू आते हैं, लेकिन यह खत देखकर जब्त न कर सका। कितने खुशनसीब हो तुम। अमरकांत ने सिर उठाया तो उसकी आंखों में नशा था, वो नशा जिसमें आलस्य नहीं, फुर्ती है, लालिमा नहीं, दीप्ति है, उन्माद नहीं, विस्मृति नहीं, जागृति है। उसके मनोजगत में ऐसा भूकंप कभी न आया था। उसकी आत्मा कभी इतनी उदार, इतनी विशाल, इतनी प्रफुल्ल न थी। आंखों के सामने दो मूर्तियां खड़ी हो गई, एक विलास में डूबी हुई, रत्नों से अलंकृत, गर्भ में चूर, दूसरी सरल माधुर्य से भूषित, लज्जा और विनय से सिर झुकाए हुए। उसका प्यासा हृदय उस खुशबूदार मीठे शरबत से हटकर इस शीतल जल की ओर लपका। उसने पत्र के उस अंश को फिर पढ़ा, फिर आवेश में जाकर गंगा तट पर टहलने लगा। सकीना से कैसे मिले? यह ग्रामीण जीवन उसे पसंद आएगा? कितनी सुकुमार है, कितनी कोमल। वो और यह कठोर जीवन कैसे आकर उसकी दिलजोई करे। उसकी वो सूरत याद आई जब उसने कहा था, बाबूजी मैं भी चलती हूँ। ओह, कितना अनुराग था। किसी मजूर को गड्ढा खोदते जैसे कोई रत्न मिल जाए और वो अपने अज्ञान में उसे कांच का टुकड़ा ही समझ रहा हो। इतना अरमान है कि मरने के पहले आपको देख लेती। यह वाक्य जैसे उसके हृदय में चिमट गया था। उसका मन जैसे गंगा की लहरों पर तैरता हुआ सकीना को खोज रहा था। लहरों की ओर तन्मयता से ताकते ताकते उसे मालूम हुआ मैं बहा जा रहा हूँ। वो चौंक कर घर की तरफ चला, दोनों आंखें तर, नाक पर लाली और गालों पर आर्द्रता। आशा करती हूँ कि आप मेरे प्रयास को पसंद करेंगे। अच्छा लगने पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।